प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 18 सितंबर ऑल शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। जिन बच्चों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 18 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखिए सन याद रखना है और कहाँ पर की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय नव जागरण का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1815 से 1819 के बीच में। अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। कब किया गया था? 1866 में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज क्रमशः दोनों वर्गों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इन दोनों वर्गों के नेता थे केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो सॉरी कहां पर की गई थी, तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा कोलकाता में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ब्रह्म समाज से जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर ब्रह्म समाज से कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आता है अगर पेपर में आपके, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो पेपर में नहीं छूटेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। तो गणतंत्र दिवस पर राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा फहराया जाता है? राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता है। यह समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति इस दिन दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें, तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री फहराते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों विधान परिषद। क्या कहते हैं? विधान परिषद। राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानमंडल परिषद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि विधानमंडल परिषद ये कहाँ पर है, तो विधानमंडल परिषद जो है ये उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान का भाग 5 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का जो भाग 5 जो है ना, ये राज्य विधानमंडल से संबंधित, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है, तो राज्य विधानमंडल के निचले सदन को विधानसभा कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियो को लाइक की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम। जितनी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं उतने लाइक वीडियो पर नहीं आ रहे हैं। अगर 500 भी लाइक आते हैं तो 10 भी लाइक नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। तो सपोर्ट कीजिए यार, क्या कर रहे हो आप लोग, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप। स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी, तो मेरे प्यारे साथियों स्वास्थ्य बीमा योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब प्रारंभ की गई थी, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना, ये भारत में कब शुरू की गई, तो आयुष्मान भारत योजना ये भारत में वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों 2003 में शुरू की गई थी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये कब शुरू किया गया था, देखिए ये क्वेश्चन आपके SSC CGL 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये कब शुरू किया गया था, 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पश्चिम बंगाल राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है। ये भी प्रश्न आपके देखिए SSC CGL के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना जो पश्चिम बंगाल राज्य को पूरी आबादी को कवर करती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब शुरू किया गया था, कब मंजूरी इसकी दी गई थी, तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की मंजूरी 2013 में इसकी मंजूरी जो है वो दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन SSC CGL के 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, जो भी योजनाएं हैं आपकी स्वास्थ्य से संबंधित वो सारी मैंने आपको करा दी हैं। ठीक है। अगर देखिए स्वास्थ्य अगर योजना अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अगर योजना अगर आती है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के रूप में पंडित रविशंकर को जाना जाता है। अगर पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के नाम से जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार और संगीतकार थे जिनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, पंडित रविशंकर का जन्म कहां हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में। और इनकी मृत्यु 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो देखिए उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है और ये सितार वाद्य यंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ना ये भारतीय संगीतकार सरोद संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उस्ताद अमजद अली खान ये कल प्रश्न पेपर में पूछा गया था। तो उस्ताद अमजद अली खान ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान जो है ना ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो विलायत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर ईरान के तेहरान के एक सभागार है। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं। इनके नाम पर ईरान के तेहरान में एक सभागार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सितार वाद्य यंत्र से है। ठीक है।
तो पंडित रविशंकर से भी प्रश्न देखिए पेपर में आपके पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था भारतीय संविधान का भाग 5A, ये संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5A जो है ना, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब यहां पर देखिए आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो कुल 11 होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी हैं। पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा क्या है, भारत की सार्वभौमता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा क्या है, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवें में क्या है, आम भाईचारे की भावना रखें। छठे में क्या है, मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें। सातवें में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। आठवें में क्या है, वैज्ञानिक सोच विकसित करें। नवें में क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और 10वें में क्या है, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। 11वें में क्या है, सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, ये जो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये मौलिक कर्तव्य कुल 11 होते हैं। तो मैंने आपको 11 पूरे बता दिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो पश्चिम दिशा में माही और साबरमती नदी जो है वो बहती है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां जो हैं ये कहां से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय नदियों को कितने समूह में बांटा गया है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय नदियों को कुल कितने समूह में बांटा गया है, तो भारतीय नदियों को कुल 2 समूह में बांटा गया। ठीक है, अच्छा ये अगर आपसे ये पूछ लिया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो महानदी जो है ना ये भारत से निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अधिकांश नदियाँ कौन सी खाड़ी से मिल जाती हैं, तो भारत में अधिकांश नदियाँ जो है ना ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो भारत की जो सबसे छोटी नदी है गाइस ये है अरवरी नदी। कौन सी है, अरवरी नदी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्या कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, यह प्रश्न पूछा गया था। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी गीता फोगाट। एक है दीपा कर्माकर। तो दीपा कर्माकर ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टर कौन है, तो दीपा कर्माकर, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है, तो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है नीलिमा घोष। कौन है, नीलिमा घोष। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कितने लोगों ने भाग लिया था, ओलंपिक में पहली बार कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कुल 1900 लोगों ने भाग लिया था। अगर हम बात करें कल्पना चावला की, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और मैकेनिकल इंजीनियर थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। यह आपको ध्यान रखना है। अक्सर प्रश्न पेपर आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। अंजू बावी जॉर्ज 2003 में पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पीटी उषा की अगर हम बात करें तो पीटी उषा ने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया है पेपर में कि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी किन्हें कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संताल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो मेरे प्यारे साथियों संताल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धू। कौन है, सिंधु। 1855 से 26 ईस्वी में संताल विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया संताल विद्रोह कब से कब तक हुआ था, तो संताल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और
कान्हू ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संताल विद्रोह 1855 से 56 के बाद भागलपुर और वीरभूम जिले से 5500 वर्ग मील की दूरी पर संथाल परगना बनाया गया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जनजातीय आंदोलन संताल विद्रोह ये कब हुआ था? तो जनजातीय आंदोलन संताल विद्रोह 1855 में हुआ था। भारत के झारखंड राज्य में संताल विद्रोह हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। संताल विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आपके एग्जाम में संताल विद्रोह से अगर प्रश्न अगर आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे बाहरी परत की बात हो रही है। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? और आपसे यह पूछ लिया जाए तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वहीमंडल। कौन सी है? वहीमंडल। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत पृथ्वी के सबसे निकट होती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सी परत होती है, तो क्षोभ मंडल परत होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की तापमंडल के ऊपरी वहीमंडल निहित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उपग्रह वायुमंडल की वहीमंडल परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह वायुमंडल की वहीमंडल परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे? 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या है 75। लोकसभा की सीटों की संख्या है 80। राज्यसभा की सीटों की संख्या कुल कितनी है? 31 यानी 31। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 42वां संशोधन में कौन सा भाग जो है जोड़ा गया है? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह अनुच्छेद 51A के तहत घोषणा को जोड़ने के साथ मौलिक अधिकारों के दायरे का भी विस्तार करता है। 1976 के 42वें संशोधन में समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1976 में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सितार से संबंधित कौन? देखिए सितार से संबंधित कौन कौन है? पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। अच्छा संतूर वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो संतूर वाद्य यंत्र से पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपोरी, ये संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। अच्छा सरोद वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी और जरीन एस शर्मा। ये सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अच्छा वीणा वाद्य यंत्र से कौन संबंधित है? तो वीणा वाद्य यंत्र से जिया मोहुद्दीन डागर और अय्यागिरी श्याम सुंदरम, दुराई स्वामी अय्यर, चित्ती बाबू और इनामी शंकर शास्त्री, धनमल, KR कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, ये वीणा से संबंधित। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने की किससे कौन संबंधित है वाद्य यंत्र से। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश जो है वो भारत आए थे। वर्नक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम ब्रिटिश भारत में वर्ष 1878 में अधिनियम में पारित किया गया था। अगर आपसे अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 में यह पारित किया गया था। एक है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट ये 1784 अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की थी। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक है 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था गाइस कि हरड़ा डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये
पहली पंचवर्षीय योजना का था हैरोल्ड डोमर, ठीक है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो अवधि थी 1956 से 1961 तक इसकी अवधि थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और ये देश के औद्योगिक विकास को, इसने देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला ओडिशा इस्पात संयंत्रों की शुरुआत हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी से कब तक थी, 1969 से 1974 तक। और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। 1971 का भारत पाक युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इस योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, 1974 से 1979 तक। इसमें देखिए कृषि और उद्योग और खानों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, डीपी धर के द्वारा लॉन्च और तैयार किया गया था। इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो छठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1980 से 1985 तक, और इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, ठीक है। और इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि 1992 से 1997 तक थी। इसमें मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत हुई थी और नई आर्थिक नीति जो है इसी में पेश की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, जो ही पंचवर्षीय योजना है वो मैंने आप लोगों को करा दी है। इससे बार क्वेश्चन पेपर में नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे क्यों हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे क्यों हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है। तो सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड विघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, जो एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 18 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न पूछा गया था, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम जो है ना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि जो उन्नति हुई थी ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण ये तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसमें प्रभावित हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ दिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसर पैदा करना और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके हर शिफ्ट में प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम लगा हुआ है तो पंचवर्षीय से प्रश्न जरूर देखकर जाइएगा आप लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना में चीन युद्ध के कारण 5.6% की वृद्धि दर हासिल नहीं की थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत और चीन युद्ध के कारण कितने प्रतिशत वृद्धि दर हासिल नहीं की, तो
6% और कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तीसरी योजना के दौरान राष्ट्रीय आय वृद्धि दर सबसे कम थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 14 भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पिछले वर्ष काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अगर पंचवर्षीय योजना से अगर प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इससे बाहर शायद हमसे मेरे ख्याल में पूछा जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि लोकनायक ये किसका उपनाम है? तो लोकनायक जो है ना, ये जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। तो जयप्रकाश नारायण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जेपी के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जेपी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकनायक या जेपी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, क्योंकि लोकनायक के आगे जेपी शब्द भी लग गया है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत रत्न है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया है पेपर में कि 1965 में किस व्यक्ति को मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण की आत्मकथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयप्रकाश नारायण की जो आत्मकथा है ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई। देखिए, सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। कल जो आपके पेपर हुए थे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के, तो तीनों ही शिफ्ट के आपको जो हैं पेपर के पीडीएफ जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और जो आज जो पेपर हो रहे हैं इसके पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आहन किसके द्वारा किया गया था? अक्सर प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण क्रांति का आहन किसके द्वारा किया गया था, तो संपूर्ण क्रांति का आहन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भी फरार हुए थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जयप्रकाश नारायण से शायद ही आपके पेपर में प्रश्न एक भी छूट जाए। सारे मैंने आपको प्रश्न करा दिए, जयप्रकाश नारायण से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिए। इससे बार अगर प्रश्न कराता है अगर आपके पेपर में जयप्रकाश नारायण से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी पूर्व की तरफ बहती है? तो कृष्णा नदी जो है ना ये पूर्व की तरफ बहती है। देखिए, नर्मदा, ताप्ती और माही नदियां ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, नर्मदा हुआ, ताप्ती और माही नदियां ये जो हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो दामोदर नदी जो है ना ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी का क्या नाम है? कर्नाटक की पूर्व की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? मांडवी नदी जो है ना गाइस ये कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एक है सिमसा नदी। तो सिमसा नदी जो है ये तुमकुर जिले से देवनारायण दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। अगर आपसे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाए कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है, तो वो है गोदावरी नदी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूं एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो कि आपके एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? तो अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू
1023, ये आप कह सकते हैं। और एवोगाड्रो की जो संख्या है किसके द्वारा दर्शाई जाती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवोगाड्रो की संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो एवोगाड्रो की जो संख्या है ये Na के द्वारा दर्शाई जाती है। और एवोगाड्रो का स्थिरांक मान कितना होता है? तो आपको मैंने ये बता ही दिया है, 6.022 इंटू 1023। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण किसे मिला? 2023 में महाराष्ट्र से पद्म विभूषण मिला था जाकिर हुसैन को। तो जाकिर हुसैन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखा है सुधा मूर्ति, तो सुधा मूर्ति व्यक्ति को 25 जनवरी 2023 को घोषित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें भी देखिए 25 जनवरी 2023 को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किन्हें? सुधा मूर्ति को। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी सीजीएल के 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। श्रीनिवास वरदान विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म विभूषण 2023 से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। किन्हें? 2023 में पद्म विभूषण से श्रीनिवास वरदान को शामिल किया गया इंजीनियरिंग में, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग में। ठीक है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत 2023 में पद्म विभूषण मिला। 2023 में उन्हें सार्वजनिक मामले की श्रेणी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भी पद्म विभूषण पुरस्कार जिन्हें दिए गए हैं वो मैंने आपको विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा पद्म विभूषण से। अगर आता है 2023 का, अगर 2023 का पूछ लिया जाता 2023 से, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्रॉन जो है ये किसकी इकाई? तो नेफ्रॉन जो है ना गुर्दे की इकाई है। तो नेफ्रॉन वक्र बीज की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो वक्र बीज की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो गुर्दे की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है? वक्र अध्ययन से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित, तो नेफ्रोलॉजी जो है ये वक्र के अध्ययन से संबंधित। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मानव में उत्सर्ग की इकाई को क्या कहते हैं? तो मानव में उत्सर्ग की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक केशुरुक गुर्दे की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो एक केशुरुक गुर्दे की इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेफ्रॉन से का जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन से मैंने आपको जो भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं नेफ्रॉन से, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को 14 सितंबर 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 किसकी जगह आया था? 1897 संशोधन की जगह आया था। और इस अधिनियम में खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार के रोकथाम का प्रावधान है। अभी हाल ही में देखिए 2020 में जो आपका जो कोविड आया था जब, तो राजस्थान विधानसभा में राजस्थान महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया था, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य हो गया था। और ये जो विधेयक है किसके द्वारा पारित किया गया था? कलराज मिश्र के द्वारा पारित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 2005 कोविड-19 महामारी के दौरान दिशा निर्देशों के संदर्भ में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय अपराध बनाया गया है। अप्रैल 2020 में महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा का भी शुभारंभ हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने। ठीक है, देखिए काली माता मंदिर से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। काली माता जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित? तो कालिका माता जो मंदिर है, अगर आपसे पूछ लिया कि कालिका माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी भवतारिणी काली हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, अगर आप थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो थोड़ी रुकिए,
थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। तो हम लोग देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 18 सितंबर की तृतीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं। तो गाइस, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से होगा। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968, पद्म भूषण 2001, पद्म विभूषण 2016 भारत गणराज्य द्वारा दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से 3 उनके नृत्य आजीविका के लिए प्राप्त कई सम्मानों में से थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है जो भी पुरस्कार दिए गए हैं यामिनी कृष्णमूर्ति को। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि वर्ष 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को सम्मानित किया गया था। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया है पेपर में कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम का आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान किन्हें प्राप्त है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। आस्थाना नर्तकी निवासी नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा यामिनी कृष्णमूर्ति को प्रदान की गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को भरतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किसे प्राप्त है, डॉक्टर सुब्रमण्यम को प्राप्त है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स जो हैं पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि मैंने आपको सारे प्रश्न जो हैं यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड करा दिए हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों पूछा गया था 2008 में भारत रत्न किसे मिला था। तो मेरे प्यारे साथियों, 2008 में भारत रत्न जो है ना पंडित भीमसेन जोशी को मिला था। अगर हम पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो इन्हें 2008 में 2008 में पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न प्राप्त करने वाले ख्याल गायन के लिए लोकप्रिय और एक किराना घराने से भी संबंधित हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये किराना घराने से संबंधित हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार थे MS सुब्बलक्ष्मी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। पंडित भीमसेन जोशी को 21वीं शताब्दी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे मेरे प्यारे साथियों सचिन तेंदुलकर। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मौलाना अबुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार लेने से किसने इनकार कर दिया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनकार कर दिया था। अच्छा, भारत रत्न पाने वाले गैर भारतीय कौन थे, तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे S राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार CV रमन को दिया गया था। किसे दिया गया था, CV रमन को। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता धोड़ो केशव कर्वे जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे, इन्होंने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका ये किससे संबंधित है, भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से है। तो देखिए, भूपेन हजारिका से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था अभी हाल ही में SSC CGL के एग्जाम में।
तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर मान लीजिए भारत रत्न से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। क्या होता है? CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2 होता है। इसका उपयोग इमारतों में गारा, प्लास्टर और सीमेंट के लिए किया जाता है। यह पीने योग्य जल के pH को बढ़ाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण रसायन है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना या चूना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बुझा हुआ चूना जिसका घोल दीवारों की सफेदी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके बीच प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी से बनता है, ठीक है। CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक अपक्रिया करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम जो चैनल है वो प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो अगर आपको जो भी PDF वगैरह होती हैं और जो भी अपडेट आपको SSC की दी जाती हैं, सारी अपडेट आपको SSC की हमारे व्हाट्सएप पर भी दी जाएंगी और टेलीग्राम पर भी दी जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करें आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि हरिवंश सनम पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो हरिवंश सनम पुरस्कार जो है ना, ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि KS चित्रा को प्रतिष्ठित हरिवंश सनम पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भागीरथी और अलकनंदा ये कहां पर मिलती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है ना, ये देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का ये संगम स्थल है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलकनंदा नदी शतोपथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलकनंदा नदी, शतोपथ और भागीरथी ये किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये खड़क ग्लेशियर से निकलती हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य कौन नहीं होता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में 5 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल पूर्णकालिक कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाले समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। कौन? महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। महाराष्ट्र का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो दिव्यांग घाटी है भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश का दिव्यांग घाटी। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी के जिले में प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो है इलाहाबाद। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है वो है लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा है, वो है 24 परगना, उत्तर 24 परगना। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा यार, और शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो भोजन, काम और उत्पादन का जो नारा है ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लीजिए, जैसे कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1956 से 1961 तक थी, और ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देश के औद्योगिक विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। इसमें देखिए, इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ओडिशा इस्पात संयंत्रों की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, तो इस योजना में चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना थी इसकी जो अवधि थी 1969 से 1974 तक इसकी अवधि थी। और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर की प्रकृति से उपलब्धि थी। 1971 का भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इस योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की भी शुरुआत की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1974 से 1979 तक थी, और इसमें कृषि उद्योग और खानों की प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना का प्रारूप डीपी धर द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया था। ठीक है, 6वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 6वीं पंचवर्षीय जो योजना है ये 1980 से 1985 तक इसकी अवधि थी, और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भर। और इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, अगर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक, और इसमें मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की शुरुआत भी इसमें की गई थी, और इसमें नई आर्थिक नीति भी पेश की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो कोशिश तो मैंने यही की है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और मैंने अपना 100% भी देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सुनने में आया कि प्ले स्टोर से जो है टेलीग्राम चैनल को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।